हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है आपका शेड्यूलर और उसके इम्पॉर्टेंट टाइप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि शेड्यूलर पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, सीपीयू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम ना हो कि कौन सा प्रोसेस कब रन करें, तो सीपीयू काफ़ी टाइम आइडल हो सकता है और कुछ प्रोसेसेस अननेसेसरीली वेट कर सकते हैं। इसलिए शेड्यूलर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि सिस्टम की वर्किंग को भी समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन से शेड्यूलर की। तो शेड्यूलर एक सिस्टम प्रोग्राम है जो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू या वेटिंग क्यू में से नेक्स्ट सीपीयू को यूज करेगा। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा और कौन से प्रोसेस को वेट करना होगा और उसके बाद उसकी नेक्स्ट टर्न आएगी। एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियरली समझते हैं कि मान लो हमारे सिस्टम में 5 प्रोसेसेस रेडी हैं, P1, P2, P3 एंड P4 एंड P5। शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा प्रोसेस सीपीयू पर चलेगा, कौन सा प्रोसेस थोड़ा वेट करेगा। अगर शेड्यूलर ना हो तो प्रोसेसेस रैंडम वे में सीपीयू ले लेंगे, जिससे सीपीयू आइडल रहेगा और सिस्टम की वर्किंग थोड़ी स्लो भी हो जाएगी। अब बात करते हैं मेन रोल शेड्यूलर की। तो शेड्यूलर के मेन रोल है, फर्स्ट, एफिशिएंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन। मींस शेड्यूलर इंश्योर करता है कि सब प्रोसेसेस एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो, मतलब एक प्रोसेस का सीपीयू टाइम पूरा यूज हो और अननेसेसरीली उसे डिले ना हो। सेकेंड है हमारा मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू का टाइम हमेशा यूटिलाइज हो और उसका जो आइडल टाइम है वो मिनिमाइज हो। जैसे कि अगर एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट वेट में है तो शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर सीपीयू किसी और को रेडी प्रोसेस में, जो रेडी प्रोसेस में आ गया है प्रोसेस, उसको वो दे देगा जब तक वो पहला वाला प्रोसेस इनपुट आउटपुट वेट में है। थर्ड है हमारा फेयरनेस अमंग प्रोसेसेस। तो शेड्यूलर इंश्योर करता है कि कोई प्रोसेस स्टार ना हो। स्टार मींस कि प्रोसेस को सीपीयू का चांस ना मिलना या कंटिन्यूसली उसका वेट करना। तो ऐसा ना हो, और यानी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कंटिन्यूसली रन ना करे सीपीयू में और लो प्रायोरिटी प्रोसेस को कभी चांस ही ना मिले। तो अब ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्यों जरूरी है, क्यों शेड्यूलर इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूलर हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट चलेगा। शेड्यूलर सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस करता है, यानी सीपीयू हमेशा काम में लगा रहे, ऐसा करता है वो शेड्यूलर। शेड्यूलर की वजह से सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, प्रोसेसेस जल्दी कंप्लीट होते हैं और सिस्टम रिस्पॉन्सिव रहता है। जैसे अगर शेड्यूलर ना हो और सब प्रोसेसेस एक ही टाइम पर सीपीयू के लिए फाइट करें तो सीपीयू काफी टाइम तक आइडल रहेगा और प्रोसेसेस अननेसेसरीली वेट करेंगे। अब बात करते हैं की फंक्शंस की। शेड्यूलर बेसिकली 3 मेन फंक्शंस पे काम करता है। फर्स्ट है सिलेक्ट प्रोसेसेस। तो शेड्यूलर रेडी या वेटिंग क्यू में से डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू को मिलेगा। ये सिलेक्शन जो होता है ये प्रायोरिटी, वेटिंग टाइम और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेसिस पर होता है। ये वेटिंग टाइम एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियरली समझाया है, आप वहां से इजीली इसी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सेकंड है हमारा अलोकेट सीपीयू। तो जो प्रोसेस अब सिलेक्ट हुआ था शेड्यूलर उसको सीपीयू अलोकेट करता है। मींस अगर P3 सिलेक्ट हुआ तो अब P3 सीपीयू पर रन करेगा। थर्ड है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब प्रोसेसेस का टाइम स्लाइस मींस टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाए, ये टाइम क्वांटम का केस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता है, जहां पर हर प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइम के लिए सीपीयू दिया जाता है। अगर वो उस फिक्स टाइम के अंदर फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया तो वो टर्मिनेट हो जाता है, और अगर वो फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो वापस रेडी क्यू में चला जाता है एंड अपनी नेक्स्ट टर्न का वेट करता है। एंड नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये हो सकता है कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो सीपीयू स्विच कर देता है, मतलब करंट रनिंग प्रोसेस को पॉज करके नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू दे देता है। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती है ताकि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और सिस्टम स्मूथली चले। तो चलिए अब ये शेड्यूलर के फ्लो को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 प्रोसेसेस रेडी हैं, P1, P2 एंड P3, और सब के लिए सीपीयू अवेलेबल है। तो शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले P1 सीपीयू लेगा और वो रन करेगा। एक टाइम क्वांटम होता है राउंड रॉबिन के केस में, हम इसको मान के चल रहे हैं कि इसमें राउंड रॉबिन है। तो P1 क्या होगा, टाइम स्लाइस अपना कंप्लीट करेगा, फिर क्या होगा, सीपीयू स्विच हो जाएगा। अगर आपको ये टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख के आए, उसमें राउंड रॉबिन का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें टाइम क्वांटम का मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। तो P1 क्या होगा, P1 अपना टाइम स्लाइस कंप्लीट करेगा, उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, स्विच हो जाएगा। फिर P2 सीपीयू लेगा, तब तक क्या करेगा, जब तक P2 सीपीयू ले रहा है तब तक P3 क्या करेगा, वेट करेगा। और जब तक P3 वेट कर रहा है उसी के बाद रेडी क्यू में क्या होगा, P1 वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर P1 प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो गया होता तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर पूरा प्रोसेस रेडी नहीं हुआ था तो P3 के बाद वो दोबारा रेडी क्यू में लग जाएगा। तो ऐसे पूरे प्रोसेस काम करता है। तो इस तरह शेड्यूलर प्रोसेसेस को एफिशिएंटली मैनेज करता है और सीपीयू को आइडल नहीं रहने देता।
तो एक क्विक समरी ले लेते हैं शेड्यूलर की, जो हमने इस पेज में पढ़ा। तो शेड्यूलर क्या है जो हमने पढ़ा था, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम प्रोग्राम है जो सीपीयू एलोकेशन डिसाइड करता है। इसके मेन रोल जो हमने डिस्कस करे थे वो थे एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड फेयरनेस। इंपॉर्टेंस जो हमने डिस्कस करी थी वो थे कि सीपीयू आइडल टाइम रिड्यूस, सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव। की फंक्शंस जो हमने डिस्कस करे थे तीन, कि सबसे पहले सिलेक्ट करता है प्रोसेस को, सिलेक्ट प्रोसेसेस, उसके बाद सीपीयू एलोकेट करता है, एलोकेट सीपीयू, एंड नेक्स्ट जो था हमारा वो था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो आप इजीली समझ पाओगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिडल टर्म शेड्यूलर के कॉन्सेप्ट जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चलिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब तक हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट समझ लिया है शेड्यूलर का, तो अब हम डिस्कस करेंगे उसके तीन टाइप्स जो होते हैं शेड्यूलर के, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिडल टर्म शेड्यूलर। इसको हम डायग्राम के थ्रू रफली देखेंगे कि शेड्यूलर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मींस ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और मिडल टर्म शेड्यूलर है, जिसको मीडियम टर्म भी बोलते हैं, इसको हम अभी पहले हम डायग्राम के थ्रू रफली देखेंगे कि कैसे काम करता है और प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे मूव होता है। पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे, उसके बाद इसको हम थ्योरेटिकल वे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, जिसको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। इसका काम होता है डिसाइड करना कि कौन सी प्रोसेस सिस्टम में लाई जाए और कौन सी अभी वेट करें। तो देखो डायग्राम में सबसे पहले लेफ्ट साइड में न्यू स्टेट लिखा है। यहाँ प्रोसेस अभी क्रिएट हुई है, मेमोरी में लोड नहीं हुई है, सिर्फ अभी क्रिएट हुई है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि क्या सिस्टम में जगह है या नहीं। अगर सिस्टम रेडी है तो वो प्रोसेस को रेडी स्टेट में भेज देता है। ये ट्रांजिशन कुछ इस टाइप का होता है कि पहले न्यू स्टेट में अगर कोई प्रोसेस है और अगर वो अभी क्रिएट हुआ है तो पहले वो चेक करेगा कि क्या सिस्टम में अभी जगह अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसको रेडी स्टेट में भेज देता है। इसी को हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं। ये वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 प्रोसेसेस रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन आपके सिस्टम में मेमोरी लिमिटेड है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर 3 या 4 प्रोसेस को ही मेमोरी में लाएगा, बाकी को वेट करने के लिए जॉब पूल में रखेगा। तो आइए इसे थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं एक बार। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मेन काम क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मेन काम है सिस्टम में लोड को मेंटेन करना और डिसाइड करना कि कौन सी न्यू प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजना है। अब जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई है तो उसके बाद काम कौन करता है? वो काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। इस शेड्यूलर का मेन काम है डिसाइड करना कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू दिया जाए। ये रेडी क्यू में से एक प्रोसेस चूज करता है और उसे रनिंग स्टेट में भेज देता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, रेडी से रनिंग लिखा है। ये ट्रांजिशन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। मीन्स रेडी से रनिंग तक स्टेट में ट्रांसफर करना प्रोसेस को। सपोज करो, एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो कि 5 प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू को एक प्रोसेस असाइन करेगा। मान लो P1 करा, तो जब P1 का टाइम क्वांटम खत्म हो जाता है तो वो प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में चली जाती है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कि P2 को सीपीयू दे देता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ट्रांजिशन कुछ इस टाइप का होता है कि रेडी से रनिंग रनिंग स्टेट में भेजना जब उसको सीपीयू असाइन हो जाए प्रोसेस को, और रनिंग से वापस रेडी में भेजना जब उसका टाइम क्वांटम एंड हो जाए और प्रोसेस जो वो प्रीएम्प्ट हो जाए। एंड इसका अगला अगला ट्रांजिशन होता है रनिंग से वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाना, जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट के कुछ रिक्वेस्ट मांग रहा हो तब। और रनिंग से एग्जिट, जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इस शेड्यूलर का काम सबसे फ्रीक्वेंट होता है क्योंकि हर सेकंड में सीपीयू स्विच करता रहता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मेन फोकस है सीपीयू यूटिलाइजेशन और प्रोसेस स्विचिंग। तो आइए अब डिस्कस करते हैं मिडल टर्म शेड्यूलर, जिसको हम मीडियम टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि जब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, यानी कि जब रैम फुल हो जाती है, तो कुछ प्रोसेसेस को टेम्पररी सस्पेंड कर देना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो जगह होती है, मेन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, जहाँ प्रोसेसेस एक्टिवली रेडी, रन या वेट करते हैं। एंड दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम डिस्क कहते हैं, जहाँ टेम्पररी सस्पेंड प्रोसेसेस को भेज देते हैं। अब मान लो तुम्हारे सिस्टम में 10 प्रोसेसेस आ गए हैं, वो एक-एक करके रनिंग स्टेट में जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद सबको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए होती है। ऐसा मान लो सब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए। तो जैसे किसी को प्रिंटर से डेटा चाहिए, किसी को फाइल रीड करनी है, तो सब प्रोसेसेस वेट और ब्लॉक स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि सबको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए। तो यहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो जो वेट एंड ब्लॉक स्टेट जो होती है वो भी एक रैम ही होती है, उसकी भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट करने लगते हैं तो वेट एंड ब्लॉक स्टेट फुल हो जाता है। अब सिस्टम के पास जगह इतनी नहीं होती कि उनको होल्ड कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेसेस को टेम्परली मेमोरी से निकाल कर डिस्क में भेज देता है। यही होता है ब्लॉक्ड सस्पेंडेड स्टेट।
जब उनका इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो डायरेक्ट रनिंग में नहीं जा सकते, मीन्स रनिंग स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी उन्हें रेडी होने के लिए वेट क्यू में वापस आना पड़ता है। तो पहले वो वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाते हैं, अगर वहाँ उन्हें स्पेस मिल जाए फिर वहाँ से वो रेडी स्टेट में जाते हैं और फिर सीपीयू मिलने पर उनको रनिंग स्टेट में भेजा जाता है। अब ऐसा ही केस रेडी स्टेट में भी होता है। अगर रेडी क्यू फुल है और भी रेडी प्रोसेस उसमें आना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें टेम्परेरी सस्पेंडेड रेडी स्टेट में भेज देता है। मीन्स हमने दो टाइप के सस्पेंडेड स्टेट पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कि जो हमारा अगर वेट एंड ब्लॉक स्टेट अगर उसकी भी रैम फुल हो जाए तो उसके लिए हमने सस्पेंडेड स्टेट पढ़ा था। एक हमने पढ़ा कि अगर हमारा रेडी क्यू भी फुल हो जाए तो उसके लिए भी एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट हो जाता है, ताकि मेमोरी ओवरलोड ना हो। तो जब मेमोरी अवेलेबल होती है तो मिडल टर्म शेड्यूलर उन्हें वापस रेडी में रिज्यूम कर देता है। सो ब्लॉक्ड सस्पेंडेड स्टेट का केस में अगर प्रोसेसेस ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया एंड अब वो रेडी है। अब अगर वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भी अगर जगह नहीं है लेकिन सस्पेंडेड एंड रेडी स्पेस में है तो वो प्रोसेसेस सीधा सस्पेंडेड रेडी में भी जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, रेडी होना ही है। तो बेसिकली इनका कुछ इस तरीके का होता है कि वेट और ब्लॉक फुल होने पर ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट में, रेडी स्टेट फुल होने पर क्या होता है, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में चले जाते हैं एंड मेमोरी अवेलेबल होने पर वापस वो रिज्यूम बैक कर जाते हैं। तो ये था मिडल टर्म शेड्यूलर का कंप्लीट वर्किंग विद रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आपको ये फ्लो समझ आ गया तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ब्लॉक सस्पेंडेड और सस्पेंडेड रेडी का क्या रोल होता है, क्योंकि दोनों एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट के बैकअप सिस्टम्स ही हैं। तो चलो अब तीनों शेड्यूलर को एक ही फ्लो में समझते हैं डायग्राम के साथ। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में जो हमने पढ़ा था कि न्यू से रेडी स्टेट में जाना, मतलब ब्रिंग्स प्रोसेस इनटू मेन मेमोरी। एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में हमने पढ़ा था कि रेडी से रनिंग में जब उसको सीपीयू अलोकेट हो जाए फिर वो वेट एंड ब्लॉक में जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए, मीन्स गिव सीपीयू टू प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा था मिडल टर्म शेड्यूलर, जिसमें हमने दो सस्पेंडेड स्टेट पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था सस्पेंडेड रेडी स्टेट, एक पढ़ा था हमने ब्लॉक्ड सस्पेंडेड स्टेट। सस्पेंडेड रेडी स्टेट तब था कि जब रेडी स्टेट फुल हो जाता था एंड ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट तब था जब वेट एंड ब्लॉक स्टेट फुल हो जाता था, मीन्स हैंडल सस्पेंशन एंड रिजम्पशन। तो फाइनल रैप अप ले लेते हैं पूरे इसका। तो ये तीन शेड्यूलर मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जिससे सीपीयू और मेमोरी दोनों एफिशिएंटली काम करते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिस्टम में प्रोसेस लाता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस को चलाता है और मिडल टर्म टेम्पररी लोड बैलेंस करता है। ये पूरा डायग्राम इसी रिलेशनशिप को शो करता है कि कौन सा शेड्यूलर कब कंट्रोल लेता है और प्रोसेस किस पाथ से मूव करता है। तो जैसा अभी हमने डायग्राम के थ्रू इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आइए अब इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकल वे में भी समझ लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको थ्योरेटिकल वे में समझना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, जिसे हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ये शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट करने के लिए लाए जाएंगे। इसका मेन काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग लेवल को कंट्रोल करना, यानी मेमोरी में एक टाइम पर कितने प्रोसेसेस होंगे ये शेड्यूलर कंट्रोल करता है। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर चेक करता है कि क्या सिस्टम में सफिशिएंट मेमोरी और रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और रेडी स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी न्यू से रेडी स्टेट का ट्रांसमिशन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हैंडल करता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये वही एग्जांपल है जो हमने फ्लो चार्ट के टाइम डिस्कस किया था। अगर 10 प्रोसेसेस न्यू स्टेट में हैं और मेमोरी सिर्फ 4 को होल्ड कर सकती है तो शेड्यूलर सिर्फ 4 प्रोसेसेस को अंदर लाएगा और बाकी जॉब पूल में वेट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये इंश्योर करता है कि सिस्टम ना ज़्यादा लोड लें और ना अंडर यूटिलाइज्ड रहें। बैलेंस इन्वायरमेंट बनाए रखना यही इसका मेन रोल है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, जिसे हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। ये शेड्यूलर रेडी क्यू में से एक प्रोसेस सिलेक्ट करता है और उसे सीपीयू अलोकेट करता है, यानी रेडी से रनिंग का जो ट्रांसमिशन होता है, यानी ट्रांजिशन होता है, वो ये हैंडल करता है। अगर सीपीयू पर चल रहा प्रोसेस अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट कर ले या प्रीएम्प्ट हो जाए तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसी नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर देता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली काम करता है, हर सेकंड में कई बार सीपीयू को किसी और प्रोसेस को देना पड़ सकता है। इसीलिए इसका मेन फोकस होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई रखना और प्रोसेसेस को एफिशिएंटली स्विच करना। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू का लीडर है जो डिसाइड करता है कि अब सीपीयू किसको मिलेगा। अब चलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की तरफ। इसका मेन काम होता है मेमोरी को मैनेज करना, स्पेशली जब सिस्टम ओवरलोड हो जाए। अगर रैम में बहुत सारे प्रोसेसेस वेट या ब्लॉक होकर पड़ जाएं और स्पेस कम हो जाए तो मीडियम टर्म शेड्यूलर कुछ प्रोसेसेस को टेम्परली सस्पेंड कर देता है और उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में शिफ्ट कर देता है।
जैसे ही मेमोरी फ्री होती है, उन सस्पेंडेड प्रोसेसेस को वापस मेमोरी में लाकर रेडी से रनिंग की तरफ भेज दिया जाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने फ्लो चार्ट में देखा था, ब्लॉक्ड सस्पेंडेड स्टेट एंड सस्पेंडेड रेडी स्टेट। ये दोनों बेसिकली बैकअप एरियाज जैसे काम करते हैं मेमोरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर इंश्योर करता है कि सिस्टम मेमोरी ना ओवरलोड हो और हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का फेयर चांस मिलता रहे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज़ डेडलॉक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का और आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। एक एग्जांपल और फ्लो चार्ट के साथ इसको क्लियरली समझेंगे जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेडलॉक का सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। सो डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हर प्रोसेस किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है जो दूसरे प्रोसेस के पास है। मतलब हर प्रोसेस रुक गया है और रिसोर्सेज एक दूसरे के लिए होल्ड हो रहे हैं, इसलिए सिस्टम स्टक हो गया है। आइए इसको एग्जांपल के साथ क्लियरली समझते हैं। जैसे प्रोसेस वन के पास रिसोर्स वन अलोकेट है और ये रिसोर्स टू का वेट कर रहा है। जब तक उसे रिसोर्स टू नहीं मिल जाता तब तक वो रिसोर्स वन को टर्मिनेट नहीं करेगा। मीन्स तब तक वो रिसोर्स वन को नहीं छोड़ेगा जब तक उसको रिसोर्स टू नहीं मिल जाता। एंड ऐसे ही प्रोसेस टू के पास रिसोर्स टू अलोकेट है और ये रिसोर्स वन का वेट कर रहा है जो प्रोसेस वन के पास है। एंड ये जब तक इसे रिसोर्स वन नहीं मिल जाता तब तक वो रिसोर्स टू को टर्मिनेट नहीं करेगा। और रिसोर्स टू का वेट कौन कर रहा है? वो कर रहा है प्रोसेस वन। और प्रोसेस वन के पास रिसोर्स वन है और रिसोर्स वन की नीड किसको है? प्रोसेस टू को। तो अब दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिसोर्स रिलीज नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में सिस्टम डेडलॉक में चला गया है और ये प्रोसेसेस कभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस फ्लो चार्ट को हम क्लियरली समझते हैं कि प्रोसेस वन को इसमें रिसोर्स वन एलोकेट किया गया है। तो प्रोसेस वन अब रिसोर्स टू का वेट कर रहा है, लेकिन प्रोसेस वन को जब तक रिसोर्स टू असाइन नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स वन को टर्मिनेट नहीं होने देगा। मीन्स वो किसी को नहीं देगा असाइंड हुआ रिसोर्स जब तक उसे उसका वेटिंग रिसोर्स नहीं मिल जाता है। प्रोसेस टू के पास रिसोर्स वन अलोकेटेड है और ये रिसोर्स वन का वेट कर रहा है, लेकिन प्रोसेस टू को जब तक रिसोर्स वन असाइन नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स टू का टर्मिनेट नहीं होने देगा। मीन्स वो किसी को नहीं देगा असाइंड हुआ रिसोर्स जब तक उसे उसका वेटिंग रिसोर्स नहीं मिल जाता है। यहाँ दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर रहे हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि दोनों प्रोसेस जिस रिसोर्स का वेट कर रहे हैं वो रिसोर्स उन्हीं दोनों के पास है। लेकिन जब तक उन्हें उनके वेटिंग वाले रिसोर्स असाइन नहीं होंगे वो तब तक वो रिसोर्सेज नहीं देंगे। ये डेडलॉक का सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे हम सर्कुलर वेट भी कहते हैं। इस सर्कुलर वेट ये नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक की, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेडलॉक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्लियर समझने होंगे, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो डेडलॉक में प्रोसेसेस रुक जाते हैं और सिस्टम काम नहीं कर पाता। ये सिचुएशन तब होती है जब रिसोर्स एलोकेट हो गया है और रिलीज नहीं हो पा रहा। मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर रहे हैं। डेडलॉक को हमें अवॉइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम डेडलॉक की 4 इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस को डीपली समझने वाले हैं। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डेडलॉक तभी होगा जब ये चारों एक साथ ट्रू होंगी। अगर एक भी कंडीशन ब्रेक हो जाए तो डेडलॉक नहीं होगा। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव एक्सेस, या यानी कुछ रिसोर्सेज शेयर नहीं हो सकते। एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस यूज़ करेगा। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, टेप ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जैसे सेमाफोर लॉक और फाइल हैंडल्स। जैसे कि अगर एक प्रोसेस प्रिंटर यूज़ कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस प्रिंटर को तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक पहला उसको रिलीज़ ना करे। सो वाई इज़ दिस नीडेड? तो इसकी नीड इसलिए है क्योंकि अगर रिसोर्सेज शेयरेबल होता तो दोनों प्रोसेस सामने सामने काम कर लेते, तो डेडलॉक का चांस जीरो हो जाता। सो उसका कंक्लूजन सिंपल है, जहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वहाँ डेडलॉक का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन टू है हमारी होल्ड एंड वेट। इस कंडीशन में एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करता है और साथ ही दूसरे रिसोर्स का भी वेट कर रहा होता है। ये सिचुएशन सवाल प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे P1 प्रोसेस रैम यूज़ कर रहा है, मतलब उसको होल्ड कर रखा है, लेकिन P1 को प्रिंटर भी चाहिए। मीन्स अब वो P1 वेट कर रहा है प्रिंटर का। उसी टाइम P2 एक प्रोसेस है, वो प्रिंटर को यूज़ कर रहा है। मीन्स जो P1 को चाहिए, जिसका वो वेट कर रहा है P1, उसको P2 यूज़ कर रहा है। और P2 को रैम चाहिए जिसको P1 होल्ड करके बैठा हुआ है।
अब दोनों एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर रहे हैं, तो इसमें कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम रुक जाएगा। अगर प्रोसेस सब रिसोर्स एक साथ ले लेंगे, होल्ड ना करें, वेट ना करें, तो डेडलॉक फिर हो ही नहीं सकता। इसलिए होल्ड एंड वेट कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए डेडलॉक में। कंडीशन 3 है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी रिसोर्स को फोर्सफुली प्रोसेस से छीन नहीं सकता। प्रोसेस खुद वॉलंटरी रिलीज करेगा तभी रिसोर्स फ्री होगा। जैसे एग्जांपल के साथ इसको क्लियर समझते हैं कि अगर सीपीयू अगर अलॉट है किसी प्रोसेस को, तो तुम जब तक खुद प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे, सीपीयू उसको नहीं छोड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली उससे सीपीयू नहीं लेगा, एक्सेप्ट कभी कभी जैसे इंटरप्ट कंडीशंस आ जाएं, तब कुछ हो सकता है, बट वैसे फोर्सफुली नहीं लेगा। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम इसे क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी से बुक लेके गया एक स्टूडेंट, जब तक वो खुद वापस ना करे, कोई भी उससे फोर्सफुली बुक वापस नहीं ले सकता। सो वाई इज दिस कंडीशन नेसेसरी फॉर डेडलॉक? तो ये कंडीशन नेसेसरी इसलिए है क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़बरदस्ती ले लेता, तो डेडलॉक को ये ब्रेक कर देता। तो अब बात करते हैं कंडीशन 4 की, जो है आपकी सर्कुलर। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 4 की, सर्कुलर वेट। इस कंडीशन में प्रोसेसेस राउंड चेन में वेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि P1 P2 रिसोर्स का वेट कर रहा है, P2 P3 रिसोर्स का वेट कर रहा है, और P3 P1 के रिसोर्स का वेट कर रहा है। तो एक ही सर्कुलर चेन बन गई जिसमें हर कोई वेट कर रहा है, कोई रिसोर्स रिलीज़ नहीं करेगा, सब ब्लॉक रहेंगे, जिससे क्या होगा, डेडलॉक सिचुएशन अकर होएगी। सो याद रखो, सर्कुलर वेट होने का मतलब पहले के तीनों कंडीशंस ऑलरेडी ट्रू, इसीलिए ये सबसे पावरफुल इंडिकेटर होता है। सो फाइनल मास्टर की लाइन बताता हूँ आपको इसकी, कि डेडलॉक अकर्स ओनली व्हेन ऑल फोर कंडीशन एग्जिस्ट टुगेदर। अगर रिमूव एनी वन तो डेडलॉक गॉन, मीन्स अगर चारों कंडीशंस ट्रू हुई तो ही डेडलॉक होगा, अगर एक भी कंडीशन नहीं हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसे हम शॉर्ट में RAG भी बोलते हैं। RAG का मेन पर्पस है सिस्टम में प्रोसेसेस और रिसोर्सेज के रिलेशनशिप को विजुअली शो करना। ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, और कौन सा प्रोसेस रिसोर्स के वेट में स्टक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ग्राफ डेडलॉक को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने में बहुत यूज़फुल है। RAG यानी कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्यों यूज़ होता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये ग्राफ एक पावरफुल टूल है, क्योंकि डेडलॉक सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। रिसोर्स एलोकेशन का क्लियर विजुअल आइडिया इससे मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एनालाइज कर पाता है कि रिसोर्सेज किस तरह प्रोसेसेस के बीच शेयर हो रहे हैं। सो सिंपल वर्ड्स में कहें कि अगर हमें ये चेक करना है कि सिस्टम सेफ है या नहीं, या फिर डेडलॉक की सिचुएशन में जा रहा है हमारा सिस्टम, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ RAG के मेजर कंपोनेंट्स क्या है? सो RAG मेनली दो टाइप के नोड्स होते हैं, दो टाइप के वर्टेक्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोसेस वर्टेक्स। तो हर प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस वर्टेक्स, और इसको सर्कल में शो किया जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, P1 P2 P3, जो P आ रहा है ये प्रोसेस होता है। ये दिखाता है कि सिस्टम में कितने प्रोसेसेस एक्टिव हैं और वो रिसोर्स कौन सा मांग रहे हैं या कौन सा वो होल्ड कर रहे हैं। सेकंड होता है हमारा रिसोर्स वर्टेक्स, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। हर ये क्या होता है, हर रिसोर्स का टाइप को ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम रेक्टेंगल से शो किया जाता है। अगर सिस्टम में प्रिंटर, CPU टाइम, स्कैनर, फाइल लॉक्स जैसे रिसोर्सेज हैं, तो उन्हें यहाँ शो किया जाता है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो टाइप के रिसोर्स शो किए जाते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल इंस्टांस रिसोर्स, और सेकंड होता है मल्टी इंस्टांस रिसोर्स। सो सिंगल इंस्टांस रिसोर्स में रिसोर्सेज की सिर्फ एक यूनिट अवेलेबल होती है। रेक्टेंगल में सिर्फ नाम शो होता है, कोई डॉट नहीं होते इनसाइड, उसके अंदर कोई डॉट नहीं होते, बिकॉज क्योंकि ये सिंगल इंस्टांस है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि वन प्रिंटर, वन टेप ड्राइव, वन स्कैनर, मीन्स सब वन होते हैं, क्योंकि ये सिंगल इंस्टांस है तो सब वन ही होते हैं। अगर एक प्रोसेस होल्ड कर रहा है तो दूसरा वेट करेगा, तो इसमें क्या होता है, डेडलॉक का चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल इंस्टांस रिसोर्स की। तो रिसोर्स की मल्टीपल इसमें यूनिट्स अवेलेबल होती है। रेक्टेंगल के अंदर छोटे छोटे डॉट्स शो किए जाते हैं, जैसे 3 डॉट्स, मतलब 3 यूनिट्स अवेलेबल है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे 3 USB पोर्ट्स, 5 मेमोरी ब्लॉक्स, 2 CPU कोर्स। तो मतलब क्या है कि 3 5 2, ये क्या मतलब है कि 3 यूनिट अवेलेबल है। तो इसमें रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ शेयर कर सकते हैं,
डेडलॉक का रिस्क इसमें सिंगल इंस्टांस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। इसमें सिर्फ सिंगल यूनिट अवेलेबल होती है, यहाँ पर मल्टीपल यूनिट अवेलेबल होती है। सो आरएजी में एरो का मतलब क्या होता है? तो ग्राफ में डायरेक्शन के एरो रिसोर्सेज की फ्लो को शेयर करते हैं। एरो का टाइप का मतलब है कि अगर एरो हमारा आर की तरफ है तो प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स, और अगर हमारा एरो पी की तरफ है तो रिसोर्स इज एलोकेटेड या फिर असाइन टू प्रोसेस। जैसे कि अगर पी वन से एरो जा रहा है आर वन की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी वन इज वेटिंग फॉर आर वन, और अगर आर टू से एरो जा रहा है पी टू की तरफ तो मीन्स आर टू रिसोर्स इज ऑलरेडी गिवन टू पी टू। तो ये एरोस देखकर हम इजीली समझ लेते हैं कि कौन वेट कर रहा है और कौन काम कर रहा है। सो डेडलॉक डिटेक्शन कैसे होता है आरएजी से? अगर ग्राफ में सर्कुलर वेट क्रिएट हो जाए तो डेडलॉक कंफर्म। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर P1 R1 को होल्ड करके बैठा है लेकिन R1 P2 को चाहिए, और P2 R2 को होल्ड करके बैठा है लेकिन R2 P1 को चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक राउंड चेन बन गई। तो ये क्या हुआ, डेडलॉक एग्जिस्ट करता है इस सिचुएशन में। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियोडिकली आरएजी को चेक करता है ताकि सिस्टम फ्रीज ना हो जाए। सो एक फाइनल की लाइन बता देता हूँ आपको कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक विजुअल टूल है जो बताता है कौन सा रिसोर्स किसके पास है और कौन वेट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आरएजी में यूज़ होने वाले एजेस की। आरएजी में दो टाइप्स के डायरेक्टेड एजेस यूज़ होते हैं। फर्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट एज, जिसको हम रिक्वेस्ट लाइन भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि प्रोसेस जो है वो रिसोर्स मांग रहा है। इसका जो एरो होता है वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ होता है, यानी कि जिसका नोटेशन होता है वो पी से आर की तरफ जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि P1 से अगर एरो R1 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस P1 रिसोर्स R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है। सो आपको ये याद रखना है कि अगर एरो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा हो तो रिक्वेस्ट एज है। सेकंड एज है हमारी असाइनमेंट एज, जिसको हम अलोकेशन लाइन भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि रिसोर्स प्रोसेस को मिल चुका है। अगर एरो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होता है तो मतलब वो असाइनमेंट एज है। इसका नोटेशन आर से पी की तरफ होता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर आर वन से एरो पी वन की तरफ शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रिसोर्स आर वन अब प्रोसेस पी वन को असाइन हो गया है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर एरो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा हो तो असाइनमेंट एज है। सपोज P1 से एरो R1 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है P1 वेट कर रहा है R1 के लिए, और अगर R1 से एरो P2 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है R1 करंटली P2 के पास एलोकेटेड है। यही दोनों एजेस मिलके सिस्टम की करंट वर्किंग सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर डायरेक्शन गलत या साइकिल में आ जाए तो डेडलॉक होने के चांसेस भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आरएजी का यूज़ करके डेडलॉक को डिटेक्ट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट को देखिए। इस डायग्राम में दो प्रोसेसेस दिख रहे हैं जो P1 एंड P2 है, और दो रिसोर्सेज हैं जो R1 एंड R2 है। सो डायग्राम में एरो क्या बता रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि R से अगर एरो P की तरफ जा रहा है तो रिसोर्स प्रोसेस को एलोकेट है, और अगर P से एरो R की तरफ जा रहा है तो प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि P1 के पास R1 अलोकेट है, जैसे कि एरो R1 से P1 की तरफ जा रहा है, और P1 वेट कर रहा है R2 के लिए, जैसे एरो P1 R2 की तरफ जा रहा है। एंड इसमें और क्या शो हो रहा है? इसमें शो हो रहा है कि P2 के पास R2 अलोकेट है, जैसे कि एरो R2 से P2 की तरफ जा रहा है, और P2 वेट कर रहा है R1 के लिए, जैसे एरो P2 से R1 की तरफ जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या है इस फ्लो चार्ट का? इसका कंक्लूजन ये है कि P1 होल्ड कर रहा है R1 को पर उसको R2 चाहिए, और P2 होल्ड कर रहा है R2 को बट उसको R1 चाहिए। तो ये एक साइकिल बन रही है। कैसे साइकिल बन रही है कि P1 को चाहिए R2 लेकिन R2 है P2 के पास, और P2 को चाहिए R1 लेकिन R1 P1 के पास है। तो यहाँ एक साइकिल हो गई, बन गई है, जो ये कंडीशन डेडलॉक की हो गई। तो यहाँ पर डेडलॉक अकर हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि P1 होल्ड R1 एंड वेट्स फॉर R2 वाइल्स P2 होल्ड्स R2 एंड वेट्स फॉर R1। मतलब दोनों एक दूसरे से रिसोर्स छोड़ने का वेट कर रहे हैं। किसी को रिसोर्स छोड़ने का नहीं दिया जा सकता क्योंकि नो प्रीएम्पशन का केस है। तो दोनों 4 आवर्स तक सिस्टम फ्रीज हो गया है, तो डेडलॉक एक कंफर्म है। तो अब हम इसको टेबल के थ्रू एग्जैक्टली देखते हैं कि कौन क्या होल्ड कर रहा है और क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जैसे यहाँ सबसे पहले प्रोसेस लिखा गया है P1 एंड P2, एंड उसके बाद रिसोर्स अलोकेशन एंड देन रिसोर्स रिक्वेस्ट। तो अलोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या P1 एंड P2 के पास R1 है। अगर है तो 1, एल्स 0। तो P1 के पास R1 था तो हमने यहाँ 1 लिख दिया एंड यहाँ 0 लिख दिया। उसके बाद
चेक करेंगे क्या P1 एंड P2 के पास R2 है। तो जैसे ये फ्लो चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि P2 के पास R2 है, तो इसके यहाँ हमने 1 लिख दिया एंड P1 के यहाँ 0। ऐसे ही हमें रिक्वेस्ट साइड में भी करना है। जैसे P2 ने R2 की रिक्वेस्ट की तो हमें वहाँ 1 लिख दिया एंड P1 ने R1 की रिक्वेस्ट करी तो उसके वहाँ भी हमने 1 लिख दिया, बाकी जगह 0। तो ऐसे ही चार्ट बन के हमारे रेडी हो जाता है। अब हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तो आइए चेक करते हैं अवेलेबिलिटी। तो क्या R1 एंड R2 अवेलेबल है? तो आंसर इज नो, बिकॉज दोनों को होल्ड करा हुआ है P1 एंड P2 प्रोसेस ने, एंड जब तक उन्हें उनके वेटिंग रिसोर्स नहीं मिलेंगे तब तक वो रिसोर्स को होल्ड करेंगे। तो ये एक डेडलॉक कंडीशन है, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी कंडीशन हमारी सर्कुलर वेट हो रही है इसलिए। तो आइए अब सिंगल इंस्टेंस का विदाउट डेडलॉक वाला प्रैक्टिकल भी देखते हैं, जिससे आपको अब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने विद डेडलॉक वाला देखा था, अब हम देखेंगे विदाउट डेडलॉक वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो वाला प्रैक्टिकल भी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स में विदाउट डेडलॉक वाली कंडीशन। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि P1 ने होल्ड किया है R1 को एंड P2 ने होल्ड किया है R2 को। लेकिन दोनों ये किसी भी रिसोर्स का वेट नहीं कर रहे हैं। इसमें जो वेट कर रहा है वो कर रहा है P3 दोनों रिसोर्स का, R1 एंड R2 का। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। एंड उसके साइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P1 एंड P2 होल्ड रिसोर्सेज R1 एंड R2 while P3 waits for both. Here no deadlock occurs because there is no circular wait. क्यों सर्कुलर वेट नहीं है? बिकॉज P1 होल्ड कर रहा है R1 को, लेकिन वो किसी रिसोर्स का वेट नहीं कर रहा है। तो ये एक डेडलॉक अकरेंस नहीं हुआ, ये डेडलॉक नहीं हो सकता। तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि दस इन अ सिंगल इंस्टेंस सिस्टम अ साइकिल इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। सो एक साइकिल बनना ज़रूरी होता है डेडलॉक की कंडीशंस को मैच करने के लिए। अगर साइकिल नहीं बन पा रही है तो डेडलॉक नहीं हो पाएगा। तो आइए अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखते हैं, इसको हम क्लियरली समझते हैं, जिससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि P1 P2 एंड P3 के पास क्या R1 है। तो जैसे हम साफ साफ देख सकते हैं कि P1 ने ही होल्ड करा हुआ है R1 को और किसी ने होल्ड नहीं करा हुआ। तो हम सिर्फ P1 के में 1 लिखेंगे, बाकी दोनों में 0 लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या P1 P2 P3 क्या R2 को किसी ने अलोकेट किया है। तो यहाँ साफ साफ है कि P2 को आर तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि फ्लो चार्ट में कि R2 को P2 ने अलोकेट किया था, क्योंकि होल्ड उसी ने किया था P2 ने। तो P2 के यहाँ पर हम लिख देंगे 1, बाकी दोनों में P1 एंड P3 में लिख देंगे 0। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट R1 और R2 की रिक्वेस्ट कौन कर रहा था। तो हमने साफ साफ देखा था कि P1 एंड P2 कोई वेट नहीं कर रहे थे, किसी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे। ओनली P3 ने रिक्वेस्ट करी थी दोनों रिसोर्स R1 एंड R2 की। तो हम P3 में 1 1 लिख देंगे, बाकी P1 एंड P2 के R1 और R2 में 0 0 लिख देंगे। तो अवेलेबिलिटी तो रहेगी 0 एंड 0। तो अब हम चेक करेंगे क्या 0 और 0 में कौन से प्रोसेस फुलफिल हो पा रहे हैं। तो P1 देखिए, P1 R1 एंड R2 के रिक्वेस्ट हमें देखना है। वहाँ देखिए P1 एंड P2 में R1 और R2 की साइड दोनों जगह 0 0 लिखा हुआ है, तो दोनों ही वो फुलफिल हो जाएंगे। जब P1 एंड P2 का चेक हो जाएगा, जब उनकी कंडीशन सारी फुलफिल हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी अवेलेबिलिटी 1 एंड 1 हो जाएगी। जो हमारे P3 में R1 और R2 के रिक्वेस्ट में हमें दिख रही थी कि 1 और 1 थी। तो इससे क्या होगा, P3 को R1 एंड R2 दोनों रिसोर्स अलोकेट हो जाएंगे, जिससे वो भी फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा। ओनली क्या होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टेम्परेरी वेटिंग होगी P3 को। तो इस वीडियो में इतना ही। मल्टी इंस्टांस रिसोर्स की अभी पीपीटी पूरी प्रिपेयर नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैंने एक अदर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मल्टी इंस्टांस रिसोर्स की वीडियो का, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी यही था हमारे यूनिट 2 में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ।